तो आज हमारी थर्ड क्लास होगी। तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी सीखेंगे जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में देखा था कुछ बेसिक्स को, और मैंने वहाँ पर भी आपसे पहले ही कहा था कि ये सब जो है ये आपके मेन कॉन्सेप्ट जो कि रिफ्लेक्शन है उसके लिए बेस है। तो यहाँ पर जो हमने बेस देखी, अब हम रिफ्लेक्शन पर आते हैं कि पहले हम देखेंगे अब रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो अब हम इसमें पहले रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन जो है इसके बारे में हम पहले देखेंगे कि रिफ्लेक्शन किस चीज़ को कहते हैं। मैंने ऑलरेडी पिछली जो क्लास थी उसमें भी मैंने कहा था कि रिफ्लेक्शन जो होता है असल में जब भी लाइट इंटरफेस के साथ टकराती है तो वहाँ से उसका एक पोर्शन जो होता है वो वापस आता है उसी मीडियम में, उसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। यानी लाइट का एक पोर्शन इंटरफेस से टकरा के जब वापस आता है तो उसी को आप फिर कहते हो कि ये रिफ्लेक्शन है। यही यहां पर है कि पार्ट जो होता है बीम ऑफ लाइट का, बीम ऑफ लाइट मैंने ऑलरेडी समझाया है क्या होता है बीम ऑफ लाइट, इससे आप अवेयर होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बीम ऑफ लाइट जब टकराता है इंटरफेस के साथ और फिर जब वो वापस लौटता है उसी मीडियम में जहां से वो आया था, तो उसी को आप फिलहाल रिफ्लेक्शन कहोगे। यहां पर एक और चीज है, अब रिफ्लेक्शन के भी अपने टाइप्स होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन है तो वहां पर टाइप्स भी आएंगे। तो रिफ्लेक्शन के टाइप्स में जो पहला टाइप है उसको आप रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हो। अब ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये क्या चीज है, तो ये टर्म्स होती है, इनको सीखना, इनको याद रखना जरूरी है ताकि आप मेन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ। तो यहां पर जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है किस चीज को कहते हो? रेगुलर रिफ्लेक्शन असल में वो रिफ्लेक्शन होता है जहां पर पैरेलल रेज आती है और वही रेज जो है इंटरफेस के साथ टकराकर वापस जाती है, लेकिन वो भी पैरेलल होगी। देखो यहां पर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूं। ये आपका इंटरफेस है, मान लीजिए ये आपका इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस पे मान लो यहां से 3 रेज जो है वो टकराती है इसके साथ। अब ये जो फर्स्ट रे है ये भी है, सेकंड है, थर्ड है, ये सारी रे जो है ये पैरेलल है। अब यहां पर जो फर्स्ट रे है ये ऐसे जाएगी, सेकंड ऐसे, थर्ड ऐसे, यानी जो रेज वापस गई वो भी पैरेलल ही होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक तो रेज वहां से भी सेम पैटर्न पर आई और वापस भी उसी पैटर्न पर जा रही है, तो ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहां पर मैंने लिखा भी है कि जब रेज आती है, लेकिन रेज क्या होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए, और जब वो पड़ती है स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस आपका मिरर भी हो सकता है, पॉलिश्ड सरफेस कोई भी जहां पर आपकी रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो, तो वो रे जो है वो वापस चली जाती है, लेकिन सिमिलर फैशन में जैसे वहां से आई थी। और इसी रिफ्लेक्शन को आप रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हो, एक और नाम इसका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। तो ये तो आपका पहला रिफ्लेक्शन का टाइप है। इसमें आपने समझ लिया होगा कि जैसे रेज आएगी और वैसे वापस चली जाती है सेम फैशन में। अब जो आपका सेकंड है, यहां पर भी आप देख सकते हो, ये एग्जांपल है रेगुलर रिफ्लेक्शन की। यहां से रेज जो है वो पैरेलल आती है और वापस भी पैरेलल ही जाती है। उसके बाद एक और चीज, अब जो सेकंड है आपका वो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन किस चीज को कहोगे? ये तो अपोजिट होगा आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन का। अब अगर सरफेस आपका स्मूथ नहीं है, मान लो मिरर नहीं है, पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, अब कोई रफ सरफेस है, रफ सरफेस मान लो एक इंसान खड़ा है, ये भी आपका रफ सरफेस है। इसी तरह से हैंड आपका है फॉर एग्जांपल, ये भी आपका रफ सरफेस है। इसी तरह से कोई भी ऐसा सरफेस जो कि स्मूथ ना हो, पॉलिश्ड ना हो, जिस पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल ना हो, ऐसा सरफेस आपका रफ सरफेस होता है। अब अगर आपका सरफेस रफ है तो ऐसे सरफेस पर भी ऐसे ही रेज आएगी, लेकिन वो रेज जो होगी वो रिफ्लेक्ट भी होगी, लेकिन रिफ्लेक्ट के टाइम पर वो पैरेलल नहीं जाएगी, उनका जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट रहेगा। यानी कोई रे होगी एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऐसे है, मान लीजिए ये इंटरफेस है, यहां से एक रे, एक और, थर्ड भी। जैसे हमने अभी 3 रेज लिए थे वैसे यहां पर भी हमने 3 रेज लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये जो रिफ्लेक्ट होकर आएंगे ये आपका रफ सरफेस है, लेकिन ये इस वक्त आपका रफ सरफेस है। अब मान लो यहां से जो पहला है ये ऐसे यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब दूसरा जो है ये ऐसे जा रहा है, तीसरा जो है ये ऐसे जा रहा है,
लेकिन आप देख सकते हैं जो रेज वापस गई उनकी वही पैटर्न नहीं रही जो पैटर्न आपकी पहले थी। तो इसको आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आपने ये देखा रेज तो पैरेलल आ रही है, लेकिन जो ये वापस जा रही है वो सेम नहीं जा रही है उसी पैटर्न पर जैसे वो आ रही थी। यहां पर भी आप देख सकते हो ये रेज ऐसे आ रही है और वापस आप देख सकते हो सिमिलर फैशन में नहीं जा रही है। तो यही आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसी को आप डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन भी कहते हो और इसी को आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हो। जैसे आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट कभी सुना होगा, इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रख सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी इसी को कहा जाता है। ये तो आपका एक और टॉपिक था। तो टर्म्स में सबसे पहली टर्म जो आप पहले देखेंगे वो है इंसिडेंट रे। तो पहले पता होना चाहिए इंसिडेंट रे किसको कहते हैं। तो इंसिडेंट रे के बारे में आप याद रखेंगे ऐसी रे जो किसी भी सरफेस के साथ टकराती है, जो किसी भी सरफेस पर पड़ती है, उसे आप कहते हो इंसिडेंट रे। जैसे यहां पर एक सरफेस में बना रहा हूं, उस सरफेस को आप देखेंगे, मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक रे यहां से पड़ रही है इस तरह से। ये जो रे है ये आपकी इंसिडेंट रे है। कोई भी ऐसी रे जो किसी सोर्स से आए, चाहे वो आपका ल्यूमिनस सोर्स हो, चाहे वो आपका नॉन ल्यूमिनस सोर्स हो, जो उस सोर्स से आ रही है और उसके बाद किसी और चीज से टकरा रही है, तो आप उसको कहते हो इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे आपके सोर्स से आती है, फिर किसी सरफेस के साथ टकराती है। तो ये इंसिडेंट रे जो है इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपको फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यूज होगी। यहां पर आपके पास सेकंड है, नंबर सेकंड टर्म। तो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे भी है, इसको भी समझना जरूरी है। अब इंसिडेंट रे जो है वो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो है ये जा रही है। यानी इसका मतलब है जब भी आपकी इंसिडेंट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस या किसी मिरर पर पड़ जाती है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है जहां से वो आई थी, यानी उसी मीडियम में वापस। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रे वापस गई इसी को आप फिर रिफ्लेक्टेड रे कहते हो। इस तरह से आप देख सकते हो ये आपकी इंसिडेंट रे होगी, यहां से जो रे वापस चली जाती है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे वो रे होती है जो किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के साथ या मिरर के साथ टकराती है और फिर वापस आ जाती है उसी मीडियम में जिससे वो आई थी। और उसके बाद ये तो हो गई आपकी दो टर्म्स। उसके बाद आपकी थर्ड टर्म है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? मैंने अभी आपको दिखाया कि जहां पर ये इंसिडेंट रे सरफेस से मिलती है, वो पॉइंट जहां पर ये सरफेस के साथ मिलेगी उसी पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हो। इस तरह से ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये जो पॉइंट है जिस पर ये टकराई यही आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वही से फिर रिफ्लेक्टेड रे भी वापस जाती है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जरूरी है क्योंकि ये दोनों से जुड़ा है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी और ये जुड़ा है आपके इंसिडेंट रे के साथ भी। उसके बाद एक और पॉइंट है वो है नॉर्मल। नॉर्मल किसको कहते हो? ये टर्म जो है ये आप समझोगे इस तरह से, अगर रेज आ रही है किसी सोर्स से, तो किसी सोर्स से रेज आ रही है, अब ये जो रेज आई अब ये टकरा रही है सरफेस के साथ। इनमें से कुछ रेज ऐसी भी होगी इस तरह से, एक रे जो है ऐसे आ रही है, एक रे ऐसे है, कोई ऐसी भी रे होगी जो इस तरह से आएगी बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर, इसी सरफेस पर वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी ऐसे। अब ये जो आपकी रे है जो 90 डिग्री एंगल बनाती है इस सरफेस के साथ, तो इसी को आप कहते हो नॉर्मल। इसको हम अक्सर दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, यानी ऐसे हम इसको अक्सर दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो आप इसको डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो और ये आपका नॉर्मल होगा। ये असल में रे ही होती है, लेकिन ऐसी रे जो बिल्कुल 90 डिग्री पर टकराती है सरफेस के साथ। तो बाकी रे जो होती है वो किसी एंगल पर टकराएगी, 90 से कम होगा एंगल, तो उसी हिसाब से टकराती है। अब आपके पास एक और टर्म इसमें आती है, ये तो था आपका नॉर्मल। एक और टर्म जो है इसमें
नॉर्मल के बाद अब आप इसमें प्लेन देखते हो। प्लेन क्या चीज है, क्योंकि जब आप सेकंड लॉ पर पढ़ोगे, यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ोगे, तो उसमें आप देख सकते हो कि प्लेन एक यूज होगा, आपका वर्ड वहां पर प्लेन यूज होगा। ये प्लेन क्या चीज होती है, आप देखोगे कभी आपका पेपर शीट होता है, शीट ऑफ पेपर ऐसे, ये जो शीट ऑफ पेपर आपका है ना, ये 2 डायमेंशनल है, यानी इसके डायमेंशन 2 ही है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो यहां से भी इसका डायमेंशन है, यहां से भी इसका एक डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ है, और यहां से आपकी लेंथ ही है, यहां से भी आपकी ब्रेड्थ ही है। अब ये इसके जो 4 फेसेस है, अब ये जो 2 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल जो ये डायग्राम आपने देखी, इसको आप प्लेन कहते हो। अब प्लेन क्या चीज है, यहां पर आप देख सकते हो 2 डायमेंशनल सरफेस होता है। पहली कंडीशन 2 डायमेंशनल होना चाहिए, सेकंड फ्लैट सरफेस होना चाहिए। तो इसका फ्लैट होना जरूरी है, आपका शीट ऑफ पेपर फ्लैट होता है, और साथ में आप देख सकते हो वो 2 डायमेंशनल भी होता है। एक्सटेंड्स इनफिनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में वो एक्सटेंड हो सकता है जितना आप चाहो। यानी इस वाले पेज को आप इतना भी बना सकते हो, बड़ा पेज लाकर, इससे बड़ा पेज लाकर आप इसको इतना बड़ा भी बना सकते हो। तो ये इनफिनाइटली बड़ा होता जाएगा, इसी को कहते हैं कि इनफिनाइटली दोनों डायमेंशंस में इसका बढ़ना। और उसके बाद अगर इसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स या लाइंस आएगी, ऐसे मान लो यहां पर आपकी एक लाइन है, ये ऐसे है फर्स्ट लाइन, मान लो ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी सेकेंड लाइन है, ये आपकी थर्ड लाइन है, ये सारी लाइन जो है ये इसी पेज में आ रही है, इसको आप कहते हो कोप्लानर। यानी ये जो आपके 3 लाइन्स, 4, 5 जितने भी लाइन्स है, जितने भी पॉइंट्स है, इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसी प्लेन में आ रहे हैं, फिक्स हो रहे हैं, इससे बाहर नहीं जा रहे। तो आप इसको कहते हो फिर ये कोप्लानर है, कोप्लानर। तो कोप्लानर जो टर्म है ये आप याद रखोगे, ये इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम फर्स्ट लॉ में कहेंगे दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। क्या मतलब होता है सेम प्लेन में लाई करना, यही, यानी ये जो तीनों लाइंस है ये एक ही प्लेन में आ रही है। ये जो पेज आपने लिया है, इसी पेज पर आप इसको ड्रा कर सकते हो। तो यहां पर आपने प्लेन का कॉन्सेप्ट समझा होगा कि प्लेन किसको कहते हैं। यानी प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है जो 2 डायमेंशनल हो, फ्लैट हो, और साथ में जो आपके लाइंस वगैरह जो है वो इसमें लाई करते हैं, और उन लाइंस को फिर आप कोप्लानर कहते हो। और उसके बाद एक और चीज, यहां पर मैंने प्लेन जो है वो दिखाया भी है, आप इसको देख सकते हो इनफिनाइट, ये यहां से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो सारे फेसेस से, एरोज बनाए हैं ना, तो मतलब एक्सटेंड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो जितना चाहो। उसके बाद आपके पास आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ऐसा एंगल होगा जो आपकी 2 लाइंस के दरमियान होगा। मैंने अभी आपको पढ़ाया 2 लाइंस होती है, आपका इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल, और उसके बाद तीसरी लाइन कौन सी होती है आपकी, थर्ड लाइन आपकी होती है रिफ्लेक्टेड। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं इसको बनाकर भी, आप देख सकते हो यहां पर आपकी एक रे है, दूसरी रे है, और थर्ड वन आपकी ये है। 3 रेज आ गई आपकी, ये आपकी इंसिडेंट रे होगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये आपका नॉर्मल होगा। अब देखो आप, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, बिल्कुल आसान है। आपके 2 रेज है ना, दिस वन एंड दिस वन, यानी इंसिडेंट रे और आपका नॉर्मल जो है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है आपका, यही एंगल आपका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल को आप दिखाते हो एंगल आई से, इसके लिए आप लिखते हो एंगल आई। तो एंगल आई जो है ये भी आपको यूज होगा किसमें, ये भी आपको यूज होगा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। और उसके बाद आप देख सकते हो एंगल जो बनता है बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रे, उसी एंगल को आप कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद आपका एक और आता है, वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए बिल्कुल आसान है आपका। अब आपके पास 3 रेज, फिर से वही है, नंबर फर्स्ट इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, यही 3 रेज है ना आपकी। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। पहले हमने क्या कहा था,
एंगल ऑफ इंसिडेंस के टाइम पर हमने ये वाला एंगल लिया था, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के टाइम पर आप ये वाला एंगल लोगे, इसी एंगल को आप एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हो। एंगल आर आपका वो एंगल होगा जिसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हो, ऐसा एंगल जो आपकी दो रेज के दरमियान हो। कौन कौन सी रे? नॉर्मल और आपकी सेकेंड रे जो कि होती है रिफ्लेक्टेड रे। इनके बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को आप कहते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे जो है ये आपको यूज होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। और उसके बाद जो आपका एक और है दैट इज एंगल। एंगल को समझना जरूरी है, क्योंकि अब आपके जहन में सवाल पैदा हुआ होगा कि एंगल क्या चीज है। क्योंकि यहां तक तो आपने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन ये एंगल क्या चीज है। आप तो एंगल को समझने के लिए आपको याद रखना है ये एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जो दो रेज से मिलकर बनता है, लेकिन उन दो रेज का एक ही पॉइंट सोर्स होना चाहिए। ऐसे यहां पर मैं आपको समझाता हूं, ये आपका पॉइंट है, दिस इज पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है इसमें से एक रे ऐसे जाती है, एक रे ऐसे जाती है। इन दो रेज के बीच में जो ये एंगल बना, ये जो डिस्टेंस इनकी बनी यहां पर, तो इसी को आप यहां पर एंगल कहते हो। यानी ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जब रेज मीट करती है एक कॉमन पॉइंट पे, और ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होती है, इसी डिस्टेंस को आप एंगल कहते हो। तो ये एंगल जो होता है ये एक कॉमन पॉइंट पर बनता है, और इस कॉमन पॉइंट पर यहां पर जो ये ऐसे बनेगा ना इनके बीच में, इसको आप वर्टेक्स भी कहते हो। ये आपका वर्टेक्स होता है, यानी ये पोर्शन जो इस पॉइंट और इन रेज का जो नीचे वाला पोर्शन है दैट्स कॉल्ड वर्टेक्स। और यहां पर जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ गई, इस डिस्टेंस को आप एंगल कहते हो। तो एंगल को समझना जरूरी होता है इसमें, क्योंकि एंगल यूज होगा आपके सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। और एक और चीज यहां पर आपको समझनी जरूरी है, आप देखो यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको बेसिक्स जो है वो यही थे, लेकिन आप पहले इस डायग्राम को देखो। डायग्राम में आपको दिख रहा है ये आपका प्लेन मिरर है, दिस इज योर प्लेन मिरर। और उसके बाद ये मैंने समझाया था आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। सारी चीजें प्रैक्टिकल आपको यहां पर आएगी। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और उसके बाद ये वाला जो है नॉर्मल है आपका। और अभी मैंने कहा था यहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, और मैंने अभी कहा था एंगल क्या होता है, एक पॉइंट आपका कौन सा है, पॉइंट आपका है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट से दो रेज जो है निकल रही है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस तो आपका एंगल है, और यहां से आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, वो भी आप देख रहे हो। तो यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको जरूरत पड़ने वाली है। और यहां पर आप देखोगे लास्ट पे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब आपको ये आराम से समझ में आएंगे, क्योंकि इनका जो बेसिक है, इनकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो सारी हमने समझ ली। अब देख लो फर्स्ट लॉ जो होता है रिफ्लेक्शन का क्या कहता है। अभी मैंने आपको समझाया था ना, प्लेन भी, इंसिडेंट रे भी, और उसके बाद नॉर्मल भी, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे भी, ये सब चीजें मैंने समझाई ऑलरेडी। इनको देख लो कंबाइन करके। पहला लॉ क्या कहता है, आपका इंसिडेंट रे, आपका रिफ्लेक्टेड रे, आपका नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में आएंगे। अभी मैंने आपको प्लेन समझाया था अच्छे से क्या होता है, एग्जाम्पल देकर एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऐसे प्लेन आपका मान लो शीट ऑफ पेपर है, फॉर एग्जाम्पल ये है ऐसे ऐसे ऐसे, तीन रेज है आपकी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। तीनों इस पेज में फिट हो रहे हैं, इससे बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर ये इससे बाहर जाएंगे ना तो ये प्लेन में नहीं लाई कर रहे, इसी को हम कोप्लानर कहते हैं। तो ये तीनों रे जो होती है ना ये कोप्लानर होती है, ये एक ही प्लेन में आती है, शीट ऑफ पेपर में फिक्स होगी। उसके बाद आपका दूसरा लॉ, फर्स्ट आपका यही था, और सेकंड लॉ आप देख सकते हो। सेकंड लॉ में क्या है, अभी मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी इस चीज को। सेकंड लॉ में आप देख सकते हो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होगा। एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो आपने यहां पर ऐसे इंसिडेंट रे डाली, यहां पर आपने यहां पर ये, अब मान लो ये एंगल जो है ये 30 है। ये कौन सा एंगल है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल आई जो है आपका, एंगल आई जो है
एंगल आई जो है आपका ये है 30, और उसके बाद जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये भी 30 ही होगा। तो दोनों एंगल्स कितने आ गए? 30। एंगल आई भी आपका 30 है, एंगल आर भी 30 है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहां पर 60 होता तो हम कह सकते थे ये भी यहां से 60 ही होगा। इनको आप प्रूव भी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली भी इनको प्रूव किया जा सकता है। लेकिन यहां पर आप याद रखोगे थ्योरी में इतना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल भी होना जरूरी है, तब जाके आप कह सकते हो कि ये सरफेस जो है ये फॉलो करता है या ओबे करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो ये चीजें थी आज के लेक्चर में जिनको हमने कंप्लीट किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर्स पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम कुछ चीज़ें उसमें होंगी जो मिरर्स से रिलेटेड होंगी, तो वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है।